जी अस्सलाम वालेकुम। जी उमैर मुजाहिद मेरा नाम है और मैं सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो आज हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट पे। मैं बेसिकली इंटरनल ऑडिट के जो मेन इसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको 2 से 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करके लेके चल रहा हूँगा। अपने वाले इस सेक्शन के अंदर मैं बात करूँगा कि इंटरनल ऑडिट का बेसिकली स्कोप क्या है, इसका ये होता क्या है और इसके लिमिटेशंस जो मेजर आती हैं इंटरनल ऑडिटर को परफॉर्म करने के हवाले से वो क्या है। तो बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें कवर करने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि बजाय इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी करने के, जो बाद में प्रॉब्लमेटिक होती है व्यूअर्स के लिए भी, तो मैं 2 से 3 डिफरेंट टॉपिक्स बना के इंटरनल ऑडिट को एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। तो जी स्टार्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट के हवाले से। तो ये एक अप्रेजल और मॉनिटरी एक्टिविटी होती है जो established within an entity as a service to the entity. It functions by examining, evaluating and reporting to the management and the directors of the adequacy and effectiveness of components of the accounting and internal control system to achieve the overall objective of the organization. तो इंटरनल ऑडिट बेसिकली इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, जैसे ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनैलिटी, उसके प्रोसेसेस, उसके फ्लोज, वो किस तरीके से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने मैटर्स को रिजॉल्व करेगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो पेमेंट होनी है, उसका एक प्रोटोकॉल डिफाइन है और वो प्रोटोकॉल जो डिफाइन किया गया है उसके ऊपर सर्टेन कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं ताकि चीज़ें स्मूथ एंड फेयर वे के अंदर ट्रैवल करती रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो इंटरनल कंट्रोल है ये फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके ऊपर इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करता है। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर एड्रेस हुई है वो है इंटरनल ऑडिट की रिपोर्टिंग के हवाले से। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि इंटरनल ऑडिट बेसिकली 200 रिपोर्ट कर रहा होता है। एक तो मैनेजमेंट को होती है और दूसरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कि ऑडिट कमेटी को फॉर्म करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ऑल दो के छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस तरीके से कैटेगराइजेशन नहीं हो रही होती, ऑनर्स ही डायरेक्टर्स बेसिकली होते हैं, तो उनको जो रिवोट की जाती है, एक तो मैनेजमेंट को एड्रेस किया उनके इश्यूज़ को, तो अपने आप को प्रॉब्लम से बचाने के लिए वो फिर इंटरनल ऑडिट, क्योंकि एम्प्लॉइज़ होते हैं जिस तरह से मैनेजमेंट के दूसरे लोग एम्प्लॉइज़ होते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, एक ही वर्क इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया जाता है कि हम लोग मैनेजमेंट को तो रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे कंट्रोल डेफिशिएंसीज की, लेकिन उसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको भी चीज़ें बताई जाती हैं। और तीसरा इसमें पॉइंट है, दिस फंक्शन कैन ईदर बी परफॉर्म बाय एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कैन बी आउटसोर्स टू दी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे कि हर मोस्ट ऑफ दी ऑपरेशंस में हो जाता है, हम लोग टैक्सेशन की सर्विसेज भी आउटसोर्स कर देती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, फिर अकाउंटिंग की सर्विसेज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आउटसोर्स कर रही होती हैं, लीगल मैटर्स रेदर देन हायरिंग के हम लोग सेपरेट एक लॉयर हायर करें उसको आउटसोर्स कर दिया जाता है इन सिमिलर फैशन, क्योंकि ये बेसिकली एक मॉनिटरिंग एक्टिविटी होती है, अप्रेजल कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस का, तो एक आउटसोर्स टीम हायर करके भी ये काम करवाया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करती हैं कि इन हाउस ही इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो। उसकी कुछ रीजंस होती हैं, मैं आपको सर्टन मेजर रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी इंटरनल इन हाउस करने की क्या रीजंस होती हैं। देखिए, अगर इन हाउस इंटरनल ऑडिट की टीम हायर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्सपर्ट्स जनरेट हो गए, क्योंकि इंटरनल ऑडिट किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को इवेल्युएट नहीं कर रहा होगा, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को इवेल्युएट कर रहा होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा ब्रिज कर सकता है गैप को, आपकी एम्प्लॉय एबिलिटी को। लाइक फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई एक स्पेस वैकेंट हुई है जिसको इमीडिएटली फिल करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर आ सकता है। फिर आपका एक इन हाउस ट्रेंड रिसोर्स होता है, अनलाइक आउटसोर्स टीम के हवाले से, जो कि लोग टीम्स चेंज होती रहती हैं, उनके अंदर टीम्स में चेंजेस आती रहती हैं, उससे अवॉइड करने के लिए भी एक स्पेसिफिक सोर्स आप जनरेट कर लेते हैं जो कि उस कंपनी का एक एसेट बन जाता है। तो रैदर देन कि आए दिन नए नए फेसेस को अपने सिस्टम से गो थ्रू करवाने के, एक ही टाइप का बंदा
मतलब या एक ही रिसोर्स उसको कैरी ऑन कर सकता है। ये सबसे मेजर एडवांटेज है इन हाउस इंटरनल ऑडिट फंक्शन को रन करने का। उसके बाद फिर जो उसमें आ जाता है कि इंटरनल ऑडिट का बेसिकली स्कोप है क्या, तो उसमें बात करते हैं कि इट हैज़ टू की रोल्स टू प्ले इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क मैनेजमेंट। जैसा कि कंट्रोल, मैंने पहले बताया कि कंट्रोल की जब बात आती है तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऑर्गेनाइजेशन की जो हम बात करते हैं कि कंट्रोल स्ट्रेंथन करना होता है, उसकी डेफिशिएंसीज को देखना होता है, मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करनी होती है, तो अल्टीमेट पर्पस उसका होता है रिस्क को कम करना। अब वो स्कोप किस तरीके से दो चीज़ों के इर्द गिर्द, सबसे पहले तो वो आता है कि इंश्योर करेंगे इन इफेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जो उसके इंटरनल कंट्रोल जिनके थ्रू रिस्क की आइडेंटिफिकेशन एंड देन उसकी मिटिगेशन या उसका कोई और सोर्स ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को देखते हुए डिवाइस किया जाता है, क्या वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, या उसका उसका और इसके अलावा उसका दूसरा जो स्कोप आता है वो आता है कि इंश्योर करें कि जो स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट की जा रही हैं बिजनेस के रिस्क के हवाले से वो इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है, बिजनेस रिस्क को भी देख लेते हैं और जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का है उसको भी एक मैं गो थ्रू करवा देता हूँ आपको। तो बेसिकली ये कैपेबिलिटी होती है टू इफ़ेक्टिवली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लाइक हम लोग जो अपना ERM की पॉलिसी रन कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, तो उसमें हम लोग क्या चीज़ें देख रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसमें डेफिनेटली कोई विजन मिशन, उसकी स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव डिवाइस होंगे। कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म बेस पे हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म बेस पे हो रही होती हैं। बेसिकली शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म का पर्पस ही ये होता है कि लॉन्ग टर्म एक आपने डायरेक्शन सेट की एंड देन शॉर्ट टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हैं। अच्छा, जब स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव सेटिंग हो जाती है तो उसके बाद हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू बी और इफ़ आई वांट टू एक्सीड माय सेल्स बाय दिस और दैट परसेंटेज इन द कमिंग 5 years, तो उसमें जो मुझे रिस्क आइडेंटिफाई होंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी इस प्रोग्रेस को अचीव करने के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उसकी असेसमेंट करूँगा कि उनका पोटेंशियल क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे 4 से 5 किस्म के, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे एक प्रॉब्लम ये आएगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कि हो सकता है कि कस्टमर्स की डिमांड या उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएं, फैशन आउट हो जाए, लाइक इस तरह के 4 से 5 चीज़ें, या मेरे रिसोर्सेज उस तरह, या मेरी इन हाउस जो कैपेसिटी बिल्ट है वो उस तरीके से नहीं हुई कि इस तरह के फ़्लो को मेंटेन कर सके, या मेरे कैश फ्लो की पोजीशन उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं बिज़नेस को एक्सपेंशन की तरफ लेके जा सकूं। क्योंकि जब हम सेल ज़्यादा करने की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब मॉनेटरी हमें ज़्यादा आ रहा होगा, तो उसका मतलब ये भी है कि मैं ज़्यादा परचेज़ कर रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी बढ़ रही होगी। मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे मशीन्स की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लोग ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर डिवाइस कर रही होती हैं कि आप किस किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी सेटिंग कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी अच्छा मेरी ये सेल 5 साल के अंदर फ़लाँ लेवल पे होगी। ठीक है, मैं 20% से इंक्रीज़ करूँगा 1 से 2 साल के अंदर। तो उसके लिए जब आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, सीजनलिटी एंड अदर फैक्टर, ऑल अदर फैक्टर्स, तो जब ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर रहे थे फिर आप असेस करते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से इम्पेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल क्या मेरा बजट ये अलाउ करेगा कि मैं 2 साल के अंदर अपनी मशीन्स को भी 20% से इंक्रीज़ कर दूं ताकि मैं अपनी सेल ग्रोथ के टारगेट जो 20% से अचीव करना चाहता हूं उसको मीट कर सकूं। क्या मेरी पॉकेट इस चीज़ की इजाज़त देती है, या मेरी जो प्लेस की कैपेसिटी है वो इस चीज़ की इजाज़त देती है कि मैं ज़्यादा लोग हायर करके ज़्यादा मशीन्स लगा के ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकूं। तो उसकी असेसमेंट करने के बाद चीज़ों को रैंक किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्क का रिस्पॉन्स सेट किया जाता है कि मैं
मेरा मेरा जो एक स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाई हुआ उसमें कुछ रिस्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इग्नोर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं अपनी सेल ग्रो करना चाहता हूँ, मेरे पास मेरी जो स्पेस के हवाले से कैपेसिटी उस तरह से नहीं है, तो ठीक है मैं इसको आउटसोर्स कर देता हूँ। लाइक ये रिस्क को एड्रेस करने का एक मेथड है, मैं उसको आउटसोर्स कर देता हूँ। दूसरा मेथड क्या है, मैं कहता हूँ अच्छा स्पेस का इशू है, तो मैं अपनी स्पेस इंक्रीज कर लेता हूँ, मेरे पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, मैं जगह जगह बाय करता हूँ, उसको कंस्ट्रक्ट करके मैं वहाँ पे कर लेता हूँ। अब वो जगह बाय करने में, प्लेस को ख़रीदने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में टाइम रिक्वायर है। अब आप उसको एक तो मैनुअल कंस्ट्रक्शन पे चले जाएं, या फिर उसका एक रेडीमेड सोल्यूशन भी होता है कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हमें कुछ यूनिट्स मिल जाते हैं, उनको रेडीमेड इंस्टॉल करके तो आप उस तरीके से भी शेल्टर्स वगैरह बना के भी प्रोडक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये आपने अपनी स्ट्रेटजी, अपने टाइम, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके फिर आप उसकी असेसमेंट करते हैं, उसकी बेस के ऊपर एक रिस्पॉन्स सेट हो रहा होता है। अब रिस्पॉन्स सेट हो गया, हमने डिसाइड कर लिया कि एक स्पेसिफिक रिस्क को हम लोग किस तरीके से एड्रेस कर रहे होंगे, देन उसके ऊपर अल्टीमेट चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। हम अपना जो रिस्पॉन्स सेट करेंगे, रिस्पॉन्स को मॉनिटर करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे, टीम को बताएंगे कि हम ये रिस्क इस तरीके से मिटिगेट करने जा रहे हैं, हम इस रिस्क को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, या वट एवर वट वी हैव डिसाइडेड टू काउंटर दैट स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये एक साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। हम जो कम्युनिकेट और मॉनिटरिंग करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या जो सोल्यूशन हमने लिया है या जो प्रोग्रेस हमारी चल रही है, क्या वो अगेन हमारी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये एक प्रॉपर एक जो पूरे का पूरा सर्कल है, ये इसमें फ्लो करता रहता है। जी ये थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से डिफरेंट टाइप के जो रिस्क होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स के हवाले से, तो जो इंटरनल ऑडिट चीज़ें देख रहा होता है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर हो सकता है, पुअर पॉलिसीज़ हो सकती हैं मैनेजमेंट की या एचआरएम की, पुअर नॉलेज शेयरिंग है, हमारी जो नॉलेज की रिटेंशन रेशो है, टैसिट नॉलेज, और एक इसकी दूसरी टाइप होती है क्या क्या वो उस तरीके से प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, आउटडेटेड सिस्टम तो नहीं है, रेपुटेशनल लॉस किसी गलत पॉलिसी की वजह से। ठीक है, फिजिकल एसेट्स की बात करें तो अनऑथराइज यूजेज तो नहीं है, इनएफिशिएंट यूज़ तो नहीं है, लाइक हम लोग एक मशीनरी बाय कर रहे हैं, वो अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर रही, और उसके बाद फर्दर मशीनरी बाय कर ली, ऑलरेडी एक मशीन ने अपनी प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं की, उसके ऊपर एक और विदाउट एनी लॉजिक अगर बाइंग हो रही है, तो मतलब ये सारी की सारी इंटरनल ऑडिट की डोमेन में आती हैं। एम्प्लॉयज़ के हवाले से हमारा एचआरएम कैसे फंक्शन कर रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स के हवाले से अगेन वही उसकी लिक्विडिटी के मेथड्स किस तरह से चल रहे हैं, कि हम लोग एफिशिएंट बजटिंग और प्लानिंग कर रहे हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, या कस्टमर के हवाले से क्या हमारी क्वालिटी मीट हो रही है, कस्टमर की कंप्लेंट्स किस एरिया में आ रही है और मैनेजमेंट उसको किस तरीके से एड्रेस कर रही है, कि वो सारी की सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हो भी रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये सारी के सारी जो मैटर्स हैं, ये इंटरनल ऑडिट इसको टेक ऑन कर रहा होता है। अब एक पहले बात हुई थी कि स्कोप के अंदर के बिजनेस रिस्क को मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बिजनेस रिस्क बेसिकली a risk resulting from the significant conditions, events, circumstances, actions, or inactions that could adversely affect an entity's ability to achieve its objectives and execute its strategies, or from the setting of the inappropriate objectives and strategies। ठीक है, तो एक ऐसा रिस्क होता है जिससे डायरेक्टली मतलब कोई ऐसी इवेंट या सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं, मतलब कोई भी ऐसी एडवर्सली अफेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जो बिज़नेस की और बिज़नेस के ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं या। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि लिमिटेशंस कौन कौन सी होती हैं जो कि इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। तो उसमें तीन मेजर चीज़ें आ जाती हैं। पहले भी बात हुई कि एम्प्लॉयमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिट की, लाइक इंटरनल ऑडिटर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये सबसे बड़ा थ्रेट होता है उनकी इंडिपेंडेंस को, उनकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस और उनकी फ्री
वर्किंग को सबसे जो मेन चीज़ हिट कर रही होती है वो ये एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है। उसका काउंटर भी मैंने बताया कि जैसे टू वे रिपोर्टिंग हो रही होती है। एक तो आप मैनेजमेंट को तो करते ही हैं, साथ में जो ऑडिट कमेटी बनी होती है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे बेस करके, तो उसको भी रिपोर्ट किया जाता है। हाँ, फिर रिपोर्टिंग कन्फ्लिक्ट, ये एक बेसिक कन्फ्लिक्ट भी आ गया कि आप को किस तरीके से लेके चलेंगे। फिर नॉलेज की लिमिटेशंस। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इंटरनल ऑडिटर के लिए ये रिक्वायर नहीं है कि वो भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सनस होंगे, बट एनीवन विद रीजनेबल नॉलेज कैन एक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर। सो ये सम टाइम उनकी अगर मतलब प्रोफेशनली रिसोर्सेज को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता और इंटरनल ऑडिट के लिए मतलब स्पेसिफिक रिसोर्सेज नहीं लगाए जाते, तो ये उसकी नॉलेज लिमिटेशन और नॉलेज के हवाले से चीज़ें इम्पेक्ट कर रही होती हैं। तो आज मतलब इस वीडियो के अंदर इतना ही कवर किया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आएगा उसमें मैं इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट की जो कैटेगराइजेशन है और उनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और इंटरनल ऑडिट किस तरह की असाइनमेंट कर रहा होता है, तो ये इंटरनल ऑडिट के पर्सपेक्टिव में इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे और आपको एक पूरा मतलब बताया जाएगा कि किस तरीके से इंटरनल ऑडिट एक्चुअली में फंक्शन करता है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।